अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमारा न्यूक्लियर फिज़िक्स का सेकंड लास्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमारा कोर्स कवर हो जाएगा न्यूक्लियर फिज़िक्स का। आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले कंपाउंड न्यूक्लियस क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर ये थ्योरी दी किसने थी, कब दी थी, और ये थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर हम ये कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी किस तरीके से अप्लाई करते हैं इसको स्टडी करेंगे। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपना लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था एनर्जी लेवल्स के बारे में कि एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि हर जो एटम होता है सेंट्रल पार्ट उसका न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब तरीन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिनको हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के करीब तरीन जो ऑर्बिट्स होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होती है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो पार्टिकल होगा उसके अट्रैक्शन फैक्टर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। जो पार्टिकल ऑर्बिट से दूर होता जाएगा, इस फर्स्ट ऑर्बिट से दूर होता जाएगा, उसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन फैक्टर है वो न्यूक्लियस के साथ वो कम होता जाएगा। तो यहाँ से इसी से हमने एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किया था कि एनर्जी लेवल इस पार्टिकल के क्या होंगे, इस पार्टिकल के क्या होंगे। और उसके साथ साथ हमने कहा था कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल, इसको मैं नाम दे देती हूँ n=1 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम नाम देते हैं, n=2 ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट से अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को, लेट अस कंसीडर ये इलेक्ट्रॉन है, इसे हमने किसी बाहर वाले ऑर्बिट में लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, मीन्स हमने जाना है फर्स्ट से सेकंड में। तो हमें इस पार्टिकल को, क्योंकि इसकी एनर्जी लो है, ये लो एनर्जी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो कम है, तो इसे हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब हम इसे एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये एनर्जी हम फोटॉन्स की फॉर्म में या किसी भी और सूरत में हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जब ये पार्टिकल जो होगा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, इट्स मीन इसकी एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है उस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब ये अपनी एनर्जी के मुताबिक ख़ुद को एडजस्ट कर लेगा किसी भी ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है। अगर इसकी एनर्जी मैच कर गई है सेकंड ऑर्बिट से तो ये सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, मींस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ये जो पार्टिकल था ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मूव कर गया है। वहीं से हमने बच्चों डिस्कस किया था एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो एक्साइटेड स्टेट में मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट होती है जहाँ पर पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, उसकी अपनी एनर्जी हमारे पास हाई होती है, पार्टिकल एनर्जी गेन करके लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ से 1 से कहा कि 1 से पार्टिकल 2 में जा रहा है, तो जो 1 होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी, 2 जो होगी वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास लो होती है, वहाँ पर पार्टिकल जो होता है लो एनर्जी को रखता है, वहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए उसे एनर्जी गेन करनी पड़ती है। और अगर इसका उलट हो, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उसे एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी को ग्राउंड स्टेट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये होते क्या हैं। लेवल विड्थ को डिस्कस किया था कि बेसिकली ये एनर्जी सेपरेशन होती है। फिर पार्शियल लेवल विड्थ को भी हमने डिस्कस किया था, पार्शियल लेवल विड्थ हमारे पास क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी क्या होती है, किसने सबसे पहले इसे दिया था, सबसे पहले इसे प्रपोज किया था किसने, बोहर साइंटिस्ट ने कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी दी थी। ये थ्योरी उसने टोटली किसके ऊपर दी, कंपाउंड न्यूक्लियस के ऊपर दी, इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्योंकि हम इसे न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और कंपाउंड न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, इसे बोहर ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था इसने, 1936 में इसने ये थ्योरी दी।
ये थ्योरी हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? बोहर ने प्रोपोज्ड थ्योरी ये जो की थी, इसने एज्यूम किया कि न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स। बोहर ने कहा कि कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो हमेशा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब वो 2 स्टेप्स कौन से हैं, हमें इन 2 स्टेप्स का पता होना चाहिए। यही 2 स्टेप्स हमें बताते हैं किसके बारे में, कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के बारे में। सबसे पहला जो स्टेप है जो बोहर ने कहा वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस, के ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसमें इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हमारे पास 2 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। दरमियान में कहीं जहाँ जिसको हम क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं, वहाँ पर कहीं कंपाउंड न्यूक्लियस बनना चाहिए। कंपाउंड न्यूक्लियस को बनने के बाद फिर उसकी ब्रेकिंग होनी चाहिए और उसके बाद हमें ये स्टेप मिलेगा, प्रोडक्ट का हमें पार्ट मिल जाएगा। ये हमारे पास 2 स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी के 2 स्टेप्स मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इसने कहा दिस ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस गिव राइज टू द प्रोडक्ट न्यूक्लियस। मीन्स ये जो रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे। तो बोहर ने क्या कहा था कि इस प्रोडक्ट के दौरान में हमारे पास 2 स्टेप्स होने चाहिए इस पूरे रिएक्शन के दौरान में। कंपाउंड न्यूक्लियस एक तो बनेगा, दूसरा कंपाउंड न्यूक्लियस ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा कंपाउंड न्यूक्लियस, तो ये क्या करेगा, आउटपुट में हमें क्या देगा, ये हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस देगा, जिसको मैंने P से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस देगा एंड द इमिटेड पार्टिकल। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने अल्फ़ा इमिशन को डिस्कस किया, अल्फ़ा डीके डिस्कस किया, बीटा डीके डिस्कस किया, गैमा डीके डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी किया था कि गैमा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, रेज इमिट होती हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास बीटा होते हैं। तो उसी के साथ साथ जब हमें प्रोडक्ट न्यूक्लियस बन जाएगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, तो हमारे पास कुछ ना कुछ इमिटेड पार्टिकल्स भी आएंगे। वो पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स हमारे पास हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस हमें किस किस चीज़ के बारे में बताता है। इंसिडेंट पार्टिकल स्ट्राइक्स द टारगेट पार्टिकल एंड देन कंपाउंड न्यूक्लियस विल फॉर्म। मीन्स अगर ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट अपने टारगेट के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमने हाइड्रोजन को मिलाना है ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्टेंट ये जो दोनों प्रोडक्ट होंगे ये रिएक्टेंट कहलाएंगे और फिर हमारे पास वाटर बनेगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल होगा वो स्ट्राइक करेगा टारगेट पार्टिकल के साथ और इसी रिएक्शन के दौरान में हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन जाएगा। द एटॉमिक मास एंड द मास नंबर इज द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। मीन्स अब ये वाला जो पॉइंट है ये हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। इस पॉइंट में बोहर ने कहा कि जब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस होती है, कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास बन जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड न्यूक्लियस ही है। तो उसका हमारे पास एक हिंट पॉइंट है कि जो लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास एक कंपाउंड न्यूक्लियस है, COM मैं इसे लिख रही हूँ। कंपाउंड न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होगा, एक इसका होगा मास नंबर, एक इसका होगा एटॉमिक नंबर। तो बोहर ने कहा कि कंपाउंड न्यूक्लियस वो वाला न्यूक्लियस होगा जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो हो जो रिएक्टेंट का सम हो। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में मैंने ले लिए A प्लस बी, दरमियान में हमारे पास बना कहीं कंपाउंड न्यूक्लियस और मुझे मिल गए प्रोडक्ट। ए का जो हमारे पास मास था वो था 2 और बी का मास भी 2 है हमारे पास, और ए का एटॉमिक नंबर 1 है, बी का एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा अकॉर्डिंग टू बोहर, इस कंपाउंड न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो होना चाहिए 4 और एटॉमिक नंबर होना चाहिए 2। जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर को सम करेंगे तो फिर हमें जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर मिलेगा।
और वो बेसिकली उसी सम के इक्वल होगा जो हमारे पास रिएक्टेंट में आ रहे होंगे। लाइफ टाइम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस जब बन जाता है तो कितनी देर तक एग्जिस्ट करता है, उसका लाइफ टाइम क्या है। लाइफ टाइम कंपाउंड न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻16 to 10⁻18। यह आपका MCQs का पॉइंट है कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस होते हैं उनका लाइफ टाइम हमारे पास क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द मोड ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज कम्प्लीटली सेपरेट प्रोसेस देन दैट ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। अब डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि भाई हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस बन गया था, अब वो खुद को डिसइंटीग्रेट करेगा, लेकिन ये कम्प्लीटली एक सेपरेट प्रोसेस है देन दैट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, और ये इंडिपेंडेंट होता है मोड ऑफ फॉर्मेशन के। ये डिपेंड नहीं करता कि कंपाउंड न्यूक्लियस किस तरीके से बना है, इसने बस डिसइंटीग्रेशन देनी है, ये किसी भी मेथड से डिसइंटीग्रेशन दे रहा होगा। इसका जो डिसइंटीग्रेशन का मेथड है वो इसके फॉर्मेशन के मेथड पे डिपेंड नहीं करता। द मोड ऑफ डिके डिपेंड ऑन द टोटल एनर्जी। जो डिके का मोड है वो डिपेंड करेगा टोटल एनर्जी के ऊपर जो हम सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, और कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास किस तरीके का है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपाउंड न्यूक्लियस हमारे पास एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, जो लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका डिसइंटीग्रेशन स्लो होगा, वो काफ़ी टाइम लेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस ऐसा बन गया है जिसका जो टाइम है, लाइफ टाइम है, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो वो फ़ौरन से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। मींस उसका जो लाइफ टाइम है वो इस वैल्यू से भी हमारे पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस के किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर एनर्जी, मोमेंटम एंड पैरिटी। पीछे हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मोड ऑफ डिके डिपेंड करता है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो प्रॉपर्टीज़ हैं एनर्जी, कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी कितनी है, कंपाउंड न्यूक्लियस का मोमेंटम कितना है, कंपाउंड न्यूक्लियस की पैरिटी कितनी है। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें बताती हैं कंपाउंड न्यूक्लियस के मोड ऑफ डिके के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी को, कि हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है। इंसिडेंट पार्टिकल इज़ कैप्चर्ड, मतलब इंसिडेंट पार्टिकल को पकड़ लिया है टारगेट ने, टारगेट न्यूक्लियस ने इंसिडेंट पार्टिकल को कैप्चर कर लिया, देन इट विल बी अवेलेबल फॉर द कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा इंसिडेंट पार्टिकल। एनर्जी विच विल बी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस द बाइंडिंग एनर्जी, और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सम हमें मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी और बाइंडिंग एनर्जी का भी ऑफ द न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? न्यूक्लियॉन्स की है इन द कंपाउंड न्यूक्लियस। कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होंगे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है और वो जिस एनर्जी से मूव कर रहे होंगे वो जो एनर्जी है वो बेसिकली सम होगा दोनों का, और ये हमें प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। अब ये कंपाउंड न्यूक्लियस ने एनर्जी तो ले ली, दोनों एनर्जीज का सम है बेसिकली, तो एनर्जी ये होगी भी ज़्यादा रिएक्टेंट से, ये जो कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो खुद तो ब्रेक होकर प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसकी एनर्जी कहाँ पर जाती है? दिस एनर्जी इज़ देन क्विकली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो इसकी एनर्जी होती है, जिसको हमने कहा कि ये बेसिकली सम होती है किसका? बाइंडिंग एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। ये जो एनर्जी होती है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स में ड्यू टू देयर इंटरेक्शन, क्योंकि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में। उनके इंटरेक्शन की वजह से यही जो एनर्जी होती है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है न्यूक्लियॉन्स में। द कंपाउंड न्यूक्लियस इज़ देयर फॉर मूव टू एन एक्साइटेड स्टेट। जो कंपाउंड न्यूक्लियस होगा क्योंकि उसने एनर्जी बहुत ज़्यादा गेन कर ली और अपने न्यूक्लियॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर ली, तो अब वो क्या करेगा? अब वो एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा और उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हैविंग ग्रेटर एनर्जी।
नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ टाइम ऑफ अ कंपाउंड न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि जनरली हम क्या कहते हैं, एक कंपाउंड न्यूक्लियस का लाइफ टाइम कितना होगा, 10⁻⁻16 टू 10⁻⁻18। ये सेकंड है, ये याद रहे कि यूनिट हमारे पास सेकंड है, माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड नहीं है, बल्कि जस्ट सेकंड है हमारे पास यूनिट। बट द नेचुरल न्यूक्लियर टाइम इज़ 10⁻⁻22 सेकंड। जो नेचुरल न्यूक्लियर टाइम होता है वो हमारे पास होता है 10⁻⁻22 सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंपाउंड न्यूक्लियस जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं उनका लाइफ टाइम हमारे पास इतना हो जाता है, और जो नेचुरली बनते हैं उनका लाइफ टाइम ये वाला होता है। ये लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल लाइफ टाइम है अगर हम इसे कंपेयर करें किसके साथ, -16 से 18 के साथ। ये लार्ज लाइफ टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला कंपाउंड न्यूक्लियस जो ये वाला टाइम रख रहा है वो देर से डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक होगा और प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन वो वाला कंपाउंड न्यूक्लियस जो नेचुरल न्यूक्लियर टाइम रख रहा है, ये वाला टाइम रख रहा है, वो हमारे पास जल्दी से डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कंपाउंड न्यूक्लियस कम्प्लीटली फॉरगेट्स दैट हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। कंपाउंड न्यूक्लियस, पहले भी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है उसकी जो डिसइंटीग्रेशन होती है वो डिपेंड नहीं करती, उसकी ब्रेकिंग डिपेंड नहीं करती उसकी फॉर्मेशन के ऊपर। इट स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। और ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा किसके, मोड ऑफ फॉर्मेशन के। ये डिपेंड नहीं करता कि कंपाउंड न्यूक्लियस किस तरीके से बना है, जस्ट उसकी डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करती है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द कंपाउंड न्यूक्लियस में बी सेड टू एग्जिस्ट इन द क्वासी स्टेशनरी स्टेट। ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड में बताया, लेक्चर के स्टार्ट में ही बताया कि ये क्वासी स्टेशनरी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, रिएक्टेंट से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट में, तो दरमियान में जो कंपाउंड जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, दरमियान में हमारे पास रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम कहेंगे कंपाउंड न्यूक्लियस। और ये जो स्टेट होती है इसको हम नाम देते हैं क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स का, विच मीन्स दैट ऑल्दो इट exist for a long period of time but it start to disintegrate। एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या होता है, जिस तरीके से ये यहाँ पर एग्जिस्ट करता है फ़ौरन से ये डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देता है। और इसका लाइफ टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि इसका लाइफ टाइम हमारे पास क्या होता है। इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इट इमिट्स द न्यूक्लियॉन्स। जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो ये न्यूक्लियॉन्स को इमिट करता है। न्यूक्लियॉन्स को इमिट करने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है तो वो जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट में से उसके न्यूक्लियॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो गए। जब न्यूक्लियॉन्स इमिट होना स्टार्ट हो गए तो फिर क्या होगा, हमारे पास इसका जो मास नंबर है और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर Z है और जो मास नंबर A है ये भी कम होना स्टार्ट हो गए। जब ये कम हो गए इट्स मीन ये जो एटम था ये वो एटम नहीं रहा, बल्कि ये अब किसी और एटम में कन्वर्ट हो गया, जिनको हम फाइनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। कि जो कंपाउंड न्यूक्लियस था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, उसने न्यूक्लियॉन्स को इमिट किया या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स को इमिट किया, उसका मास नंबर कम हुआ, उसका एटॉमिक नंबर कम हुआ, कम होने से वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, हमें एक न्यू एटम मिल गया। ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस किस तरीके से होती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप को जो है डिके स्कीम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस या ब्रेकिंग ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेट लाइफ टाइम। जो हमने अभी डिस्कस किया लाइफ टाइम ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस, देयर आर द फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारे पास ड्यू टू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग दी न्यूक्लियॉन्स के दरमियान में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फ्लक्चुएशंस होती हैं। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी जो होगी वो सम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी का और बाइंडिंग एनर्जी का, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है न्यूक्लियॉन्स में, उसी वजह से ये फ्लक्चुएशंस हमें मिलती हैं।
एट अ गिवन इंस्टेंट द एक्साइटेशन एनर्जी में आल्सो बी शेयर्ड। जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो भी शेयर हो जाती है किसमें, न्यूक्लियॉन्स में। इफ़ द एक्साइटेशन एनर्जी इज़ लार्ज, अगर एक्साइटेशन एनर्जी हमारे पास लार्ज हो जाए बहुत ज़्यादा, द न्यूक्लियॉन्स और द कम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स में स्केप आउट। न्यूक्लियॉन्स या फिर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स इकट्ठे एक एटम से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। देन कंपाउंड न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट, जो कंपाउंड न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, एज अ रिज़ल्ट वी गेट द प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। एंड द आउट गोइंग इमिटिंग पार्टिकल्स हो सकते हैं, कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस में आपने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी पढ़े थे, वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा भी कोई पार्टिकल हमारे पास हो सकते हैं। द इमीडिएट पार्टिकल में भी प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं और गैमा रेज हो सकते हैं। The energy required to separate these particles or rays from the compound nucleus is known as the dissociation energy or the separation energy। ये बच्चों आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिसोसिएशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी क्या होती है। तो वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, किस में से, कंपाउंड न्यूक्लियस में से, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी। जनरली दिस एनर्जी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉइंट आपका MCQs में इम्पॉर्टेंट है कि ये एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी कंपाउंड न्यूक्लियस की कितनी होती है, तो वो हमारे पास 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब हम कंपाउंड न्यूक्लियस को किसकी बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया था, आपको याद होगा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल के हमने बेसिक जो हमारे पास पोस्टुलेट थे, फीचर थे, वो स्टडी किए थे, उसकी सक्सेस को स्टडी किया था हमने और फेलियर भी हमने स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द एक्साइटेड न्यूक्लियस कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ हॉट लिक्विड ड्रॉप। उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो एक लिक्विड ड्रॉप की तरह एग्जिस्ट करता है। दिस हैविंग द बाइंडिंग एनर्जी रखता है ऑफ द इमिटेड पार्टिकल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हीट of vaporization. Similarly, the compound nucleus persists in the excited state में चला जाता है compound nucleus until a particular nucleon or a group of nucleon having sufficiently large excitation energy to escape from the nucleus, तब तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा जब तक उसके जो कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल मौजूद हैं वो इतनी एनर्जी को गेन नहीं कर लेते कि वो वहाँ से ख़ुद इस्केप आउट हो जाएं। जब वो इस्केप आउट होने लगेंगे वहाँ से, तो इसका मतलब है कि वो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारा बच्चों आज का लेक्चर था जिसमें हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी एक्सप्लेन किया है कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी को। कंपाउंड न्यूक्लियस थ्योरी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।